चलिए आज इस कहानी का पूरा विश्लेषण करते हैं। 1971 की उस उथल पुथल के बीच जासूसी की जो छिपी हुई दुनिया थी ना, वो किसी को आसानी से नजर नहीं आती। और सच कहूँ तो पर्दे पर जो दिखता है और जो असल में उस वक्त के बॉर्डर पार के ऑपरेशंस थे, उन दोनों के बीच का फासला हमें इस पूरे खुफिया खेल को और भी गहराई से समझने का मौका देता है। स्क्रीन पर लिखी ये बात सच में गौर करने लायक है। एक अंडरकवर एजेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं बल्कि अपनी खुद की पहचान भूल जाना है। बिल्कुल सच है। डीप कवर मिशंस में एक जासूस के दिमाग पर जो मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है ना, वो किसी भी गोली या बम से ज्यादा खतरनाक होता है। इंसान को अपना पूरा वजूद, अपनी पूरी अहमियत मिटानी पड़ती है। तो आइए भाग 1 से शुरू करते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस बदलाव को देखिए, कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है रोमियो अली, जो बस एक साधारण सा भारतीय बैंक क्लर्क है, एक शहीद का बेटा है। और दूसरी तरफ है उसकी बिल्कुल नई और झूठी पहचान, अकबर मलिक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का एक ऐसा इंसान जिसके मन में भारतीय सेना के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है। ये पूरी पहचान इतनी बारीकी से रची गई थी ताकि पाकिस्तानी हथियारों के सप्लायर्स के सबसे करीबी घेरे में सीधा एंट्री मिल सके। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, यानी आंखों में धूल झोंकने का हुनर। जासूसी की दुनिया में ना कोई भी बात सीधी नहीं होती, हर शब्द के 2 मतलब होते हैं। अब इस लाइन को ही ले लीजिए, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है, तो असल में इसका मतलब है कि तुम्हें वो पीने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सीधा सा है। खुफिया समुदाय में वृत्ति और ऐसे ही गहरे इशारों पर ही जिंदगी और मौत टिकी होती है। और अपनी असली पहचान छिपाते हुए हेडक्वार्टर तक खुफिया जानकारी पहुंचाना कितना मुश्किल होता होगा। जरा सोचिए, सिगरेट के पैकेटों का इस्तेमाल करना, हाई फ्रीक्वेंसी वाले वायरलेस ट्रांसमीटर चलाना या फिर अनसिक्योर्ड फोन पर कोड वर्ड में बात करना। पकड़े जाने का डर हर सेकंड बना रहता था। ये गैजेट्स और तरीके सुनने में जरूर रोमांचक लगते हैं, लेकिन असल में ये हर कदम पर मौत के साथ लुका छिपी खेलने जैसा था। खैर, अब इस कहानी के सबसे बड़े और रोमांचक सवाल पर आते हैं। कोई इंसान उस मशीन को कैसे धोखा दे सकता है जिसे बनाया ही झूठ पकड़ने के लिए गया हो? जी हाँ, खूंखार पॉलीग्राफ टेस्ट। दुश्मन की कैद में और एक क्रूर पूछताछ के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि मशीन के सामने अपना सच कैसे छिपाएं। इस टेस्ट से बचने के लिए जो तरकीब अपनाई गई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हाथ में पेन जैसी कोई नुकीली चीज छिपाना और जब वो बेसलाइन सवाल पूछे तो उसे कस कर दबाना ताकि दर्द से शरीर का स्ट्रेस लेवल अचानक बढ़ जाए। इससे होता ये है कि सच और झूठ बोलते वक्त जो स्ट्रेस रीडिंग आती है उसमें कोई खास फर्क नहीं दिखता और मशीन पूरी तरह भ्रमित हो जाती है। अपने ही दर्द को अपना हथियार बना लेना, क्या कमाल का दिमाग है। अब कहानी में एक रहस्यमयी पहलू जुड़ता है, जोकर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि एक पद था। पाकिस्तान के एकदम अंदर तक फैले जासूसी नेटवर्क का सबसे बड़ा बॉस, एक ऐसा मायावी सूत्रधार जो घने अंधेरे में बैठकर सारी कठपुतलियां नचा रहा था और दुश्मन को इसकी कोई भनक तक नहीं थी। चलिए अब आगे देखते हैं भाग 3, 1971 की भू राजनीति और ऑपरेशन बदलीपुर। उस वक्त का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल था वो एकदम बारूद के ढेर जैसा था। ऐसे में मुक्ति वाहिनी को समझना बहुत जरूरी है। ये वो फोर्स थी जो पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही थी। ऐसा माना जाता था कि बदलीपुर के सीमावर्ती गांव में इनका एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और यही कैंप एक बहुत बड़े पैमाने के गुप्त सैन्य अभियान का मुख्य निशाना बन गया। पाकिस्तान की कवर्ट एयर स्ट्राइक की रणनीति एकदम साफ और कैलकुलेटेड थी। बदलीपुर कैंप को सीधा उड़ाना था। इसके लिए डकोटा प्लेन और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल होना था और सबसे बड़ी बात, विदेशी पायलटों की मदद लेनी थी। ये सब इसलिए ताकि कल को कोई अंतर्राष्ट्रीय बवाल न मचे और बिना युद्ध की घोषणा किए कैंप को पूरी तरह से मिटाया जा सके। कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर है। भाग 4, 1971 का क्लाइमैक्स। जब हमले की तारीख अचानक बदल दी जाती है तो रोमियो एक टैप किए गए फोन पर गजब का मैसेज देता है, अगर बिन मौसम तूफान जोरों पे हो तो जगह को पूरी तरह खाली छोड़ दें। ये कोई आम मौसम की जानकारी नहीं थी, ये भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए एक बेहद इमरजेंसी कोड था कि उस टारगेट एरिया को बिना वक्त गवाए तुरंत खाली कर दो। और इस एक कोड वर्ड ने पूरी घटनाओं की टाइमलाइन ही पलट कर रख दी। जरा इस पर नजर डालिए। 15 नवंबर को रोमियो वो कोडेड वार्निंग भेजता है। 17 नवंबर को बड़ी ही खामोशी से बदलीपुर को खाली करवा लिया जाता है
19 को वहां एयर स्ट्राइक होती है और फिर 3 दिसंबर को पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है, जिसके बाद आधिकारिक रूप से युद्ध छिड़ जाता है। तो नतीजा क्या निकला? बदलीपुर में बम तो गिरे, पर एक बिल्कुल खाली और सुनसान गांव पर। रोमियो की खुफिया जानकारी 100% अचूक थी। उसका मैसेज तुरंत डिकोड हो गया और इससे ये साबित हो गया कि एकदम सटीक मानव सूचना किसी भी बड़ी सैन्य मशीनरी या तकनीक से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली सवाल तो ये था कि अंधेरे में रहकर ये सब कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड था कौन? वो जोकर आखिर था कौन? और यहीं पर आता है सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। वो जोकर और कोई नहीं बल्कि वॉल्टर खान था, एक बहुत ही उच्च पदस्थ पाकिस्तानी अफसर जो असल में शुरू से ही भारत का मोहरा था। जरा सोचिए, विरोधी खुफिया एजेंसी का बिल्कुल शीर्ष स्तर ही कॉम्प्रोमाइज था। ये सीमा पार की जासूसी और शैडो वॉर का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। अब आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, भाग 5, सर्वोच्च बलिदान। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जो जहन में अटक जाता है, जब एक जासूस अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपना चेहरा भी हमेशा के लिए मिटा देता है, तो उस इंसान का वास्तव में क्या बचता है जो वो कभी हुआ करता था? परछाइयों में लड़े जाने वाले इस युद्ध के गुमनाम नायकों की ये सच्चाई सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।